गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 7th में सोशल साइंस में हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर ट्रैकिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, और इसमें हम लिटरेरी सोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे। और लिटरेरी सोर्स में ही हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉलीग्राफी। ठीक है, और कॉलीग्राफी का मतलब होता है हस्तलिखित, हाथ से लिखना। ठीक है, देखिए कॉलीग्राफी रेफर्स टू ए काइंड ऑफ स्टाइलिश राइटिंग। यह एक स्टाइलिश राइटिंग है, एक लेखन कला है। एंड इट इज फॉर्म ऑफ डेकोरेशन, जिसके द्वारा इसको सजाया जाता है। ठीक है, विच इज यूज्ड इवन द मोन्यूमेंट्स। ठीक है, जो ज़्यादातर किस पर लिखे होते हैं? मोन्यूमेंट्स पर लिखे होते हैं। ठीक है, मोन्यूमेंट्स मीन्स होते हैं स्मारक, स्मारकों पर ये लिखा होता है। ठीक है, अब बहुत सारे स्मारक ऐसे हैं जिन पर बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियों में उनके द्वारा लिखा जाता था। मैनी ऑफ द पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट, बहुत सारे जो पारसी हस्तलिखित लेखक हैं, वर इल्यूस्ट्रेटेड इन ए ब्यूटीफुल मैनर। उन्होंने बहुत ही सचित्र उन्होंने वर्णन किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। एंड दे यूज्ड फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिकल शेप, और उन्होंने जो शेप दिया है उस मॉन्यूमेंट्स को, उस स्मारकों को, वह कैसा शेप दिया है कि वहाँ पर फ्लोरल मीन्स होता है पुष्प, फूल, वहाँ पर फूलों के उन्होंने एक तरह से डिजाइन दे दी। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप दे दिया, उसको ज्यामितीय आकार दे दिया उसको। ठीक है, इसके अलावा विद कॉलीग्राफी। ठीक है, कॉलीग्राफी के अलावा मतलब लेखन के अलावा, लिखने के अलावा उसमें स्मारकों में क्या होता है कि भाई फूलों के जरिए उसको सजावट करती, डेकोरेशन करती है मतलब उसका। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आता है? ये सब आता है कॉलीग्राफी के अंदर। ठीक है, दोबारा देखिए, कॉलीग्राफी में लिख दिया, ठीक है, और लिखने के अलावा उसको सजावट, उसकी सजावट की जाती थी, किसकी? मॉन्यूमेंट्स की। ठीक है, ये हुआ कॉलीग्राफी। लास्ट से सेकंड आता है आपका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स होता है अनुवाद करना। तो देखिए, वर्क्स ऑफ हिस्ट्री, फिलोसॉफी एंड रिलीजन वर ट्रांसलेटेड आल्सो। अब इसमें कौन सा काम किया जाता था? इतिहास, दर्शन, धर्म जो भी थे, इन सब का ट्रांसलेशन किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, यदि उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो बाबरनामा वाज ओरिजिनली रिटन इन तुर्की। कि बाबरनामा थी, या बाबरनामा क्या है? बाबरनामा, बाबरनामा एक बुक का नाम है, और यह बुक किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी। भारत में मुगल शासक, मुगल सत्ता स्थापित किसने की थी? बाबर ने की थी। तो बाबर के द्वारा ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी बाबरनामा, मतलब इसने खुद ने लिखा था। ठीक है, और इस बुक, ये जो बुक लिखी थी वह किस लैंग्वेज में लिखी थी? तुर्की लैंग्वेज में लिखी गई थी। एंड वॉज लेटर ट्रांसलेटेड इन पर्शियन, और बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन लैंग्वेज में। किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया था। किस भाषा में? फारसी भाषा में। सेक्रेड बुक्स ऑफ हिंदू रिलीजन, अब हिंदू धर्म की जो पवित्र पुस्तकें आती हैं जैसे भगवद गीता और उपनिषद, वर आल्सो ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। और इनको जो हिंदू लैंग्वेज, जो हिंदी संसद लैंग्वेज में लिखी गई थी, इनको दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, जैसे पारसी लैंग्वेज, फारसी जो लैंग्वेज थी उस फारसी लैंग्वेज में इनको ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, तो ये हुआ आपका ट्रांसलेशन। सेकंड, फिर थर्ड आता है आपका रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर, अब रिलीजियस लिटरेचर मीन्स होता है धार्मिक साहित्य। कि धार्मिक साहित्य कौन कौन से थे जिनके माध्यम से हमें इतिहास के स्रोतों का पता लगता है। देखिए, द मिडाइवल पीरियड वाज द पीरियड ऑफ द भक्ति एंड सूफी संत। मध्यकाल, मध्यकाल जो था वह मध्यकाल, देखिए मध्यकाल कब से कब तक आता है? 1206 से 1757 ईस्वी तक मध्यकाल रहता है। ठीक है, अब इस मध्यकाल में भक्ति और सूफी संत बहुत ज्यादा हुए थे। ठीक है, भक्ति की बात की जाए तो ये हिंदू धर्म से है, और सूफी संत की बात की जाए तो ये मुस्लिम धर्म से है। मतलब बहुत ज्यादा इन्होंने भक्ति धारा को प्रवाहित किया था, बहुत ज्यादा इन्होंने प्रोपेगेट किया था अपने धर्मों को। ठीक है, हिंदू धर्म में साधु सन्यासी होते हैं, इसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में भी साधु सन्यासी होते हैं, लेकिन उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सूफी कहा जाता है। ठीक है, अब सूफी का मतलब क्या हुआ? यदि पर्टिकुलर एक वर्ड को देखें, सूफी वर्ड को देखें, तो सूफी का मतलब होता है कि एक सफेद
ऊनी लबादा, एक ऊनी वस्त्र जो घुटनों से नीचे तक पहना जाता है, कोट की तरह से एक कपड़ा था, एक कोट था जिसे घुटनों तक पहना जाता है। तो एक सफेद ऊनी लबादे को क्या कहते थे? सूफी कहते थे। और इसी से जो सूफी संत थे उनकी पहचान इसी से होती थी कि केवल वही ये कपड़े पहनते थे। तो दूर से ही पता लग जाता था कि सामने कौन है, ये सूफी संत हैं। ठीक है। दे रोट मैनी पीस ऑफ पोएट्री, उन्होंने बहुत सारी चीजों को लिखा, बहुत सारी पोएट्री को लिखा है, विच रिफ्लेक्टेड द टाइम्स व्हेन दे लिव्ड, और उस समय के बातों को उन्होंने प्रदर्शित किया है जब वे वहां पर रहा करते थे। पोएट्री के माध्यम से उन्होंने समझाया, लोगों को बताया कि भाई आप भक्ति कीजिए ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में, क्योंकि आप उनकी भक्ति कीजिए, क्योंकि ये जो हमारा समाज है, ये समाज हमारा बुरे कार्यों की ओर अग्रसर हो रहा है। तो आप इससे ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, आप भक्ति कीजिए। महाभारत एंड रामायण वर रिटन इन इंडियन रिलीजियन लैंग्वेज, और महाभारत और रामायण जो लिखी गई थी वे हमारे भारतीय क्षेत्रीय लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है। कहा जाए तो ये किस में लिखी गई थी? संस्कृत लैंग्वेज में इनको लिखा गया था। ठीक है। अब आती है आपकी रीजनल लैंग्वेज। ठीक है। क्या आता है आपका? रीजनल लैंग्वेज। अब रीजनल लैंग्वेज का मतलब होता है क्षेत्रीय भाषाएं, कि हमारे भारत के अलग अलग क्षेत्र हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो एक क्षेत्र हुआ, तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? ज़्यादातर राजस्थानी भाषा की वजह से पहचाना जाता है। यदि हम गुजरात की बात करें तो वहाँ पर गुजराती भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र की बात करें तो मराठी भाषा बोली जाती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर अवधी भाषा बोली जाती है। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर अलग अलग भाषा बोली जाती है। देखिए, रीजनल लैंग्वेज डेवलप सिग्निफिकेंटली, कि इनका विकास बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हुआ था। सेक्युलर एंड रिलीजियस लिटरेचर कैन बी फाउंड इन मेनी लैंग्वेजेस। अब सेक्युलर और रिलीजियस जो साहित्य हैं ये बहुत लैंग्वेज में पाए जाते हैं, जैसे हिंदी, बंगाली। अब हिंदी ज़्यादातर बोली जाती है हमारे देश में, बंगाली पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में बोली जाती है, उड़िया उड़ीसा में बोली जाती है, कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है, तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, मलयालम केरल में बोली जाती है, संस्कृत ये पहली लैंग्वेज, ये बहुत पहले की लैंग्वेज है जिसे केवल ब्राह्मण लोग ही यूज किया करते थे। असमिया असम में बोली जाती थी, कश्मीरी कश्मीर में, पंजाबी जो क्षेत्र पंजाब जो है वहां पर बोली जाती थी। ठीक है। तो ये बहुत सारी लैंग्वेज है जिन्हें हम क्षेत्रीय लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज हम इनको कहेंगे। दीज वर्क्स प्रोवाइडेड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन अबाउट द लाइफ, और ये क्या है कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन करते हैं, बहुत ज्यादा व्याख्या करते हैं डिटेल से वहां की लाइफ के बारे में, एंड फीलिंग्स ऑफ कॉमन पीपल, और वहां के जो लोग हैं उनके फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। ठीक है। क्या? ये रीजनल लैंग्वेज। ठीक है। अब आता है आपका आर्काइवल रिकॉर्ड्स। आर्काइवल रिकॉर्ड्स। ठीक है, कि ये संग्रहालय जो रिकॉर्ड्स हैं, ये पुरालेख हैं, ये कौन कौन से? देखिए, अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन लिटरेरी सोर्सेज के अलावा यदि देखा जाए तो वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट रिकॉर्ड, बहुत सारे जो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, और आर्काइवल एविडेंस जो पुरातत्व संबंधी जो एविडेंस सबूत हैं, एसोसिएटेड विद वेरियस डायनेस्टी जो किससे संबंधित है? बहुत सारी डायनेस्टी से संबंधित है। कब? मिडाइवल भारत में। ठीक है। आल्सो प्रिविलेज जो प्रेजेंट जो उस समय पाए जाते थे। दोबारा देखिए कि पहले मिडाइवल पीरियड में मध्यकालीन भारत में बहुत सारी डायनेस्टीज के द्वारा उनसे संबंधित बहुत सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं जिन्हें हम किसके अंदर रखते हैं? आर्काइवल रिकॉर्ड्स के अंदर हम रखते हैं। These government documents mainly include royal treaties। अब ये जो सरकारी दस्तावेज हैं ये ज्यादातर इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? रॉयल ट्रीटीज, शाही जो संधियां हुई थी लोगों के बीच, राजाओं के बीच जो संधियां हुई थी वो इसमें रखा जाता है। एग्रीमेंट जो समझौते हुए थे, और ऑर्डर बिटवीन वेरियस किंगडम्स, और बहुत सारे राज्यों के द्वारा जो ऑर्डर दिए गए थे वे ऑर्डर भी इसमें रखे जाते हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड मीन्स होता है राजस्व रिकॉर्ड। अब राजस्व क्या होता है? राजस्व का मतलब होता है राज्य किया है।
एक राज्य की आय कितनी होती है टैक्स के माध्यम से, उसको इंक्लूड किया जाता है किसमें, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। एंड कोर्ट रिकॉर्ड, और वहां के दरबार के कौन कौन से दस्तावेज थे, वहां के जो सभा चलती थी, दरबार चलते थे, उनके रिकॉर्ड्स कौन कौन से थे, ये सब किस में रखे जाते हैं, आपके आर्काइवल रिकॉर्ड्स में रखे जाते हैं। These evidence provide significant information about the administrative policies। अब ये जो सारे एविडेंस हैं ये सब हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, उस समय के जो प्रशासनिक नीतियां हैं उस प्रशासनिक नीतियों को हमें अवगत कराते हैं कि दैट टाइम कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज थी जो वहां पर चलाई जाती थी। जैसे अकबर था, इस अकबर ने एक नए धर्म को चलाया था जिसे कहा जाता था दीन ए इलाही। इसने दीन इलाही धर्म चलाया, तो यह पता हमें किससे चला, ये इन रिकॉर्ड्स के द्वारा हमें पता चलता है। ठीक है। एंड प्रोसीजर ऑफ कंटेम्परेरी टाइम्स, और वहां पर जो समकालीन समय था वहां पर कौन कौन सी प्रक्रियाएं के द्वारा वहां पर कौन कौन से कार्य किए जाते थे। दे आर आल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है। तो ये हुआ आपका क्या आर्काइवल रिकॉर्ड्स हमने पढ़ लिए थे, कॉलीग्राफी, ट्रांसलेशन, रिलीजियस लिटरेचर, रीजनल लैंग्वेज, आर्काइवल रिकॉर्ड्स। अब हम पढ़ते हैं ओरल ट्रेडिशंस। ठीक है।